नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 16 दिन बीत चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं के दर्शन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का दावा कर रही थी। वहीं श्रद्धालुओं की भारी संख्या में बढ़ती भीड़ के कारण समय समय पर सरकार को पंजीकरण को रोकना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर चार धाम में अव्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़ी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हो गई है, इसलिए केंद्र सरकार की निगरानी में ये यात्रा चल रही है। सरकार के पास कुछ नहीं है, इसीलिए होम मिनिस्ट्री दिल्ली को कई चीज़ें अपने हाथों में लेनी पड़ी है। कुछ पत्रकार साथी गए थे, उन्होंने जिस चीज़ का उल्लेख किया कि जगह जगह पर उनसे पैसे मांगे गए और उन्होंने जब अपना परिचय नहीं दिया कि हम पत्रकार हैं, जिस तरीके की घटनाएं देख के पत्रकार आ रहे हैं वो शर्मनाक है। जिस तरीके के वीडियोज़ आ रहे हैं कि हम तिरुपति नाथ से आए हैं और हमारे यहाँ गरीब और अमीर के लिए कुछ नहीं है, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, यहाँ हम देख के दुखी हैं। ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में उत्तराखंड की छवि खराब कर रहा है। सरकार सोई भी है, सरकार को अंदाज़ा होना चाहिए था किस चीज़ का इंतज़ाम करना है। और एक बार रजिस्ट्रेशन को आप प्रॉपर करिए ना, क्यों नहीं करा रहे? आपका 7 महीने पहले या 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पर ही कार्रवाई अगर होगी तो आने वाले 2-3 साल में ये चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। आदमी आएगा ही क्यों जब पता होगा कि बिना रजिस्ट्रेशन के जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप 1 महीने पहले खोलते हैं, रजिस्ट्रेशन के पहले दिन आपके यहाँ लाठीचार्ज हो गया तो निश्चित ही गंभीर है और ये उत्तराखंड की छवि खराब करने वाला है। चारधाम यात्रा जहाँ हमारी लाइफलाइन थी, पंडा पुरोहित से लेके छोटे दुकानदारों से लेकर होम स्टे तक, सबके लिए रोजी रोटी का ये सवाल है, उत्तराखंड की इकोनॉमी का सवाल है, उत्तराखंड की छवि का सवाल है। लेकिन सरकार ने इस मौके को गंवाया है और लोगों के बीच में उत्तराखंड की छवि खराब हुई है। मृत्यु की बात जहाँ तक आई, आप सभी पत्रकारों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी बात को भी दिखाया था और खुद भी इस बात की चिंता जाहिर की थी। पोस्ट कोविड इफेक्ट के साथ साथ कोविड में लगे हुए टीके के भी अब साइड इफेक्ट आने लगे हैं। ऐसे में हमने कहा था कार्डियक डॉक्टर आने चाहिए और जितनी 56 से ज़्यादा आप जो मौतें बता रहे हैं उसमें मैक्सिमम मौतें जो हार्ट अटैक से हुई हैं। सरकार ने कार्डियक डॉक्टर्स क्यों नहीं लगाए? क्यों वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी? इस बार ये फिर मेरा प्रश्न है। पिछले यात्रा में भी ये प्रश्न था, मौत के आंकड़े छिपाने पड़े और इस बार फिर वही स्थिति है और सरकार स्थिति को संभाल। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर शहरी विकास विभाग लगातार अपनी कवायद में लगा हुआ है। वही व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने के लिए शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस बात को लेकर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि वे स्थलीय निरीक्षण कर जनता और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ वहां की मॉनिटरिंग भी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जो निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनसे अनुरोध किया है कि मंदिर मार्गों पर साइनेज लगाए जाए। क्योंकि ऐसे हमारे जितने अधिकारीगण हैं इनसे भी मैंने कहा है कि ये अपने अपने इस स्थल को छोड़ के और ये जाएं और जनता के बीच में और हमारे अधिकारियों के बीच में एक समन्वय स्थापित भी करें और वहां पे जाके मॉनिटरिंग भी करें। एक हमने ये देखा है कि बहुत से हमारे निकाय जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कोई साइनेज वगैरह कुछ लगाए वहां पे, हमारे मंदिर मार्ग है उसमें साइनेज वगैरह कुछ लगाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों के बाद लाभ होगा हमें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए ऋषिकेश पहुंची। उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को देखा और श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें श्रद्धालुओं को दी जाने वाले बेसिक सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर करने पर विचार विमर्श किया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा चल रही है अभी, जो उत्तराखंड के जो चारों धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, और उसमें बहुत
संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं सभी प्रदेशों से। और यात्रा का जो एक मुख्य पड़ाव है वो ऋषिकेश है, क्योंकि ऋषिकेश से ही यात्रा ऊपर जाती है चारों धाम की। और यहाँ पे जो ये ट्रांजिट कैंप है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, यहाँ से उनको भेजा जाता है, यहाँ उनको बेसिक कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं जिनको वेट करना पड़ रहा है। ये निर्णय राज्य सरकार का है कि सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। बहुत से लोग तो ऑनलाइन पंजीकरण करा के आते हैं, कुछ लोग नहीं आते करा के, तो उनका इससे पहले ऑफलाइन पंजीकरण भी हो रहा था, वो भी यहाँ ऋषिकेश में हो रहा था। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारी भी हैं, इनसे अभी वार्ता हुई है। हम लोग एक व्यवस्था ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित सुगम यात्रा हो, किसी को कोई कठिनाई ना हो और व्यवस्था बनी रहे। सारी व्यवस्था। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और स्कूलों की छुट्टियों के चलते जून में ये आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों की संख्या को बढ़ता देख पिछले साल की अपेक्षा स्क्रीनिंग केंद्र की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग में कई जगह पर हेल्थ एटीएम भी लगाए गए। देखिए, अभी फ़िलहाल सभी चारों धाम को मिला के लगभग 2,05,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर दी है स्वास्थ्य विभाग ने। इसमें 1,23,000 ऐसे यात्री हैं जो 50 की उम्र से कम हैं और 82,000 ऐसे यात्री हैं जो 50 की उम्र से ज़्यादा है। और इसमें अच्छी बात यह है कि लगभग 1,99,000 लोगों ने खुद ही जो है स्क्रीनिंग के लिए ऑप्ट किया है। ये इस वजह से भी है क्योंकि हमने लगभग 12 भाषाओं में SOPs भी जारी किए थे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी स्टेट्स को भी हम लोगों ने सतर्क किया था कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। और सभी स्वास्थ्य सचिवगण जो दूसरे स्टेट्स के स्वास्थ्य सचिवगण हैं उनको भी हमने लेटर के माध्यम से अवगत कराया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें जो SOPs हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने लगभग 6,000 से भी ज़्यादा कोमॉर्बिड जो है स्क्रीनिंग के दौरान कोमॉर्बिड यात्री हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनसे हमने अंडरटेकिंग भी लिया है कि जो आगे का जो यात्रा है तो टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए राजधानी देहरादून में दून अस्पताल में स्टेंट टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें हर मेडिकल कॉलेज में टीबी का उपचार मुहैया कराने की बात रखी गई। वहीं इस बात पर स्टेट टास्क फोर्स के चेयरमैन और दून अस्पताल के MS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक का लक्ष्य दिया है। स्टेट टास्क फोर्स मीटिंग हुई थी NTP के बैनर के तले। NTP जो मैं बताऊं आपको, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 का टारगेट दिया है टीबी को एक ऐसी प्रॉब्लम ना बचे उतना तक कम करने का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 उत्तराखंड के लिए रखा है, क्योंकि उत्तराखंड अभी तक बहुत अच्छा कार्य इसमें करता रहा है। तो ऐसे में सभी मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और हम लोग करते आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हैं और एक एम्स है और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं जहाँ पर टीबी का पूरी यूनिट है, जिनके अंदर टीबी की टास्क फोर्स और कोर कमेटी बनी हुई है। टीबी का विभाग कार्यरत है। इसके अलावा बाकी सभी डिपार्टमेंट भी, जिसमें मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ENT, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, सभी लोग जहाँ जहाँ टीबी के फेफड़े की टीबी से हटके भी मरीज आते हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग के लिए एक गाइडलाइन ये है कि जो बिगड़ी हुई टीबी है, जिसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, उसके वार्ड बनाने अनिवार्य हो गए हैं। हमें अपने यहाँ लैब क्रिएट करनी है, लैब में जिससे ड्रग की डायग्नोसिस बन जाए, रेजिस्टेंस के बारे में मालूम पड़ जाए, वो सब लैब भी डेवलप धीरे धीरे करनी है। इसके अलावा एक ये चीज़ देखी गई है कि हम लोग जितने मरीज आते हैं
उसका कुछ परसेंटेज 5 to 10% के पहाड़ी हिस्सों में बीते कई दिनों से छिटपुट बारिश के साथ ही मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में गर्मी से निजात मिलने के लिए उम्मीद मैदानी इलाकों में कम ही नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से प्रदेश के मैदानी हिस्सों में बढ़ रहे तापमान से निजात मिलने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। इस बात को लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि यूपी में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। अगर तापमान की बात करें तो सामान्य से ऊपर तो रहे हैं, 3 से 4 डिग्री तक ऊपर चल रहे हैं और मैं कहूँगा कि करीब 10-12 दिन ऐसे हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो हीट वेव कंडीशन है वो हमारी 17-18-20 तक 17 से लेकर 20 के बीच में थोड़ी बहुत रही थी मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन उसके बाद टेम्परेचर वापस कम हुए हैं और आजकल में करीब 40 या 41 के आसपास फिर से जो है मैदानी क्षेत्रों में वो पहुँचे हैं उत्तराखंड के। तो हीट वेव का जो क्राइटेरिया ऐसा जो अभी भी फुलफिल हमारा नहीं हो रहा है, तो 3 से 4 तक ही है। जब 4.5 से ऊपर डिपार्चर आएगा सामान्य से, तब वो कहीं हमारा जो क्राइटेरिया वो फुलफिल होगा, है ना। तो वो स्थिति नहीं है। और आज कल में जो टेम्परेचर हमको 40-41 के आसपास मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कल से इसमें फिर से कमी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, 29 से। और 30th में देखेंगे या 31st को देखेंगे, 1-2 तारीख को देखेंगे, तो और भी आगे जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है और उसकी वजह से उसमें और कमी टेम्परेचर्स में आएगी। और जगह की बात करते हैं आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो ठीक है, राजस्थान इस समय गर्म होता ही है, वो टेम्परेचर वहाँ अच्छे खासे ऊपर आते हैं, तो वहाँ की अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ तो इसमें स्थिति इस तरह से है। और जो टेम्परेचर ज़्यादा हीट वेव वाली जो कंडीशंस वगैरह बनने की जो बात है वो इसलिए नहीं है कि जो लोअर लेवल्स में है साउथ ईस्टर्ली विंड्स प्रीवेल कर रही है, तो साउथ ईस्टर्ली विंड होने से जो मॉइस्चर लेवल वो बढ़ जाता है, तो मॉइस्चर बढ़ने से फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा साथ साथ आप देख रहे हैं जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमारे हिल्स में जो है वो चलती रह रही है। चाहे अंदर के डिस्ट्रिक्ट में रोज़ ही हम देख रहे हैं कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, या इवन कुमाऊं के जो हिल्स की भी बात कर लें तो वहाँ पे लगातार ही जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी जो है जो एनर्जी को यूज करता है थंडरस्टॉर्म जब एक्टिविटी होती है, तो उसके आसपास में फिर आपको जो थोड़ा टेम्परेचर जो है उतना ज़्यादा बढ़ने नहीं पाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। आज और कल अगर बात कर लें तो ये 2 दिन होंगे कि 40-41 तक आ गए, लेकिन वापस कल से आप देखेंगे कि इसमें ड्रॉप आएगा और 30-31 में वापस 2-3 डिग्री नीचे आ जाएंगे, तो 38-39 के आसपास आप कह सकते हैं कि रहेंगे। इसी तरह वेदर एक्टिविटी की बात करें जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी रहेगी। और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहाँ पे हिल्स में ही मैं कहूँगा कि जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में। कल भी स्थिति ऐसे ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। प्लेन्स में मैं कहूँगा कि एका दुका जगहों में प्लेन्स में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। इसी तरह 31st में और 1st में भी रहने वाली एक्टिविटी। तो मैं कहूँगा कि 30th से आगे जो है काफ़ी राहत मिल जाएगी, टेम्परेचर में राहत मिलेगी और जो रेनफॉल एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए कांग्रेस वॉर रूम ने रणनीति बनाई है। इसे लेकर 2 जून को पार्टी के पोलिंग एजेंटों को मतगणना की ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय वार रूम ने सभी राज्यों के साथ मतगणना को लेकर वर्चुअल बैठक भी की है। इस बैठक में उत्तराखंड से प्रदेश महासचिव एवं वॉर रूम के अध्यक्ष नवीन जोशी भी शामिल रहे। आपके वॉर रूम में जो है नई रणनीति बनाई है। अब जो है पोलिंग एजेंटों को जो है मतगणना की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्या कुछ करेगा? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वॉर रूम ने कल पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे वॉर रूम के अध्यक्ष हैं उनकी बैठक ली थी। बैठक में विस्तार से किन किन मुद्दों का हम लोगों ने ध्यान रखना है उस पर चर्चा हुई थी। 17C जो फॉर्म है उसको लेकर जो उसको पत्र दिया जाता है, कितने वोट पड़े हैं क्या, उसका मिलान हम लोग करेंगे। और पोस्टल जो बैलेट है उस पर भी हम लोगों की विशेष तौर पर तैयारी है कि कितने पोस्टल बैलेट हैं, और हमारे जितने भी एजेंट हैं उनको इसकी ट्रेनिंग पहले भी दी जा चुकी है और आगे भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और निष्पक्ष चुनाव हो और उसमें किसी पारदर्शिता सामने आए, इसको लेकर हमारी ट्रेनिंग चली और आगे भी चलेगी। हमने कैंडिडेट से बात करी, जो हमारे वॉर रूम के पदाधिकारी उनसे भी हम लोगों ने बात करी
और 4 तारीख को काउंटिंग वाले दिन हमारी जो लीगल टीम है वो पूरे दिन मुस्तैद रहेगी। वॉर रूम यहाँ पे पूरे 24 घंटा वर्क करेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर हम अपना यहाँ से हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। उसमें हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारा चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और यात्रियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखते हुए लगातार उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि हमारी कोशिश है कि यात्रा पर जाने से पहले अधिक से अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 1,87,000 लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है, जिसमें लगभग 5,461 लोगों के स्वास्थ्य में दिक्कतें पाई गई। हमारी कोशिश है मैक्सिमम लोगों की हम स्क्रीनिंग करके भेजें यात्रा में जाने से पहले। और हमारी सभी स्तर पर ऋषिकेश से लेकर ऊपर चारधाम के अंतिम पड़ाव तक स्क्रीनिंग टीम बैठी हुई है। लगभग 1,87,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें से 5,461 लोगों में कोई ना कोई परेशानी, कोमॉर्बिडिटी। दिल्ली के बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने से नवजातों की मौत की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कुछ दिन पहले देहरादून के राजकीय कोरोनेशन अस्पताल के एक वार्ड में आग लग गई थी। हालांकि उसी समय वार्ड में कोई मरीज भर्ती नहीं थे। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था। दिल्ली की घटना के बाद अस्पतालों में आग की घटनाएं रोकने के लिए विभाग SOP की तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 1-2 दिन में SOP जारी की जा सकती है। अस्पतालों में जो है आगजनी की घटनाओं को लेकर जो है उत्तराखंड SOP जारी करने की बात की गई है। दिल्ली में पिछले दिन घटना हुई, उसको देखते हुए जो है उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में जो है अलर्ट मोड पर है। देखिए, ऐसे जो संभावनाएं हैं उनको रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी SOPs जारी किए जा रहे हैं। और अभी विदित हुआ है कि भारत सरकार से भी अभी ब्रॉड गाइडलाइंस इसके संबंध में आए हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि अभी सभी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह स्टोर्ड हैं उनको NOC प्राप्त किया जाना होगा फायर डिपार्टमेंट से। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स की थरो इंस्पेक्शन की जानी होगी। संबंधित लोकल स्तर पे जो CMO हैं उनके द्वारा रेगुलर इंस्पेक्शंस किए जाने अनिवार्य होंगे। इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका इलेक्ट्रिकल लोड ऑडिट किया जाना ज़रूरी होगा और प्रॉपर फंक्शनल एक फायर फाइटिंग सिस्टम ऐसे संस्थान में इंस्टॉल किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जब भी ऐसी कोई दुर्घटना घटित होती है तो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बनाना होगा प्लान में। और ऐसे संस्थानों को स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म सिस्टम्स इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। ये ब्रॉड बिंदु हैं। इसके अलावा डिटेल जो पॉइंट्स हैं। देवप्रयाग की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर अचानक ब्रेक फेल होने से पलट गई। घटना में 5 से 6 लोगों के घायल होने की सूचना पर थानाध्यक्ष देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यात्री बस चालक देवेंद्र सिंह जो तेलंगाना से सवारी को चारधाम के दर्शनों के लिए निकला था, वे हादसे की शिकार हो गई और इस हादसे में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। 6 बजे की लगभग सूचना मिली थी कि कोडियाला से ऊपर तूता घाटी के मध्य एक बस जो है पलट गई है। इस सूचना पर मैं अपने फोर्स सहित वहाँ तुरंत मौके पर पहुँचा। वहाँ देखा तो एक बस जो यात्रियों को लेकर के ऋषिकेश की तरफ जा रही थी, ये बस बद्रीनाथ से दर्शन करके वापस जा रही थी। यहाँ अचानक रोड पे पलटी हुई थी जिसके अंदर यात्री फंसे हुए थे। मैंने अपने फोर्स की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला और जो घायल थे उसमें से तुरंत उनको एक गाड़ी रुका करके उनको उपचार हेतु ऋषिकेश भेज दिया। बाकी अन्य को जो है कम चोटें थी तो वो जो है उनको सुरक्षित बाहर निकाल करके किसी दूसरी गाड़ी में बिठा करके उनको जो है ऋषिकेश के लिए भेजा और टेम्पो ट्रेवलर से बात की कि भैया आप अपनी दूसरी बस भेजो और ताकि वो इनको सुरक्षित ले जा सके। जब मैंने जांच की तो ड्राइवर द्वारा बताया गया कि भाई ये बस जो है हम लोग यात्रा करके आ रहे थे, इसमें तेलंगाना की 28 सवारियां थी, यात्रियां थी और जो दर्शन करके वापस जा रहे थे और अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया यहाँ पे और गाड़ी नीचे की तरफ थी। तो मैं अगर इसको दाहिनी तरफ नहीं मोड़ता और पहाड़ की तरफ तो हो सकता बड़ी घटना घटती।
मैंने पहाड़ की तरफ जहाँ मिट्टी थी उसकी तरफ गाड़ी को घुमाया तो गाड़ी पलट गई थी। भगवान का शुक्रिया है कि सभी सुरक्षित हैं।